हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव एग स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टैपियोका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टैपियोका के बारे में हम। तो जो टैपियोका है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कसावा, मैनियो और यूका भी इसको बोलते हैं। बोटेनिकली इसका नाम हम देखें तो बोटेनिकल नेम है इसका मैनीहोट एस्कुलेंटा। फैमिली है इसकी U4BAC एंड जो क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है इसमें 36। ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील के जो एरिया है वहां से, और हम साउथ अमेरिका भी बोल सकते हैं। मोड ऑफ पोलिनेशन जो होता है कसावा में वो होता है क्रॉस पोलिनेटिंग। सो नेक्स्ट इसकी पॉइंट्स हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो कसावा होता है वो क्या होता है, पेरिनियल प्लांट होता है। बट ट्यूबर्स के लिए जब हम इसको ग्रो करते हैं तो इसको हम एनुअल क्रॉप की तरह ग्रो करते हैं। कसावा जो है वो फोटो इंसेंसिटिव होता है और इसीलिए इसको हम थ्रू आउट द ईयर हम इसको इरिगेशन के साथ कल्टीवेट कर सकते हैं। और जो कसावा है वो फ्रोस्ट सेंसिटिव होता है, ये फ्रोस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता। जनरली कसावा के अंदर जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे चला जाता है तो इसकी ग्रोथ सीज होने लग जाती है, उसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो जब फ्रोस्ट आती है तो ये उसको विथस्टैंड नहीं कर पाता, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और प्लांट मर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कसावा के अंदर तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कसावा एक हाईली ड्रोट टोलरेंट क्रॉप है, हाईली ड्रोट टोलरेंट। और ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है डिफरेंट एडवर्स सोइल कंडीशंस में, डिफरेंट न्यूट्रिएंट और मैनेजमेंट कंडीशंस में। मतलब ये है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ सोइल्स पे ग्रो कर सकते हैं इसको, और न्यूट्रिएंट्स कम भी अगर इसको देंगे तो इसको हम ग्रो कर सकते हैं। फिर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इसमें कॉम्बिनेशन मिलता है C3 और C4 टाइप का, दोनों ही कॉम्बिनेशन मिलते हैं कसावा के अंदर। फिर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, मेजर प्रोडक्ट्स हम कसावा से कौन कौन से बनाते हैं, तो इससे हम चिप्स बना सकते हैं, सागो बना सकते हैं। सागो क्या होता है, साबूदाना, जो कि इसके स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करके हम साबूदाना बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें आता है वर्मिसेली, वर्मिसेली बना सकते हैं। इसमें ASRB नेट में और कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सागो जो है वो किसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट है या फिर कसावा का कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, तो ये सागो, ये आपको याद रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेन कंस्टिट्यूएंट जो कसावा का है वो क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च होता है मेन, स्टार्च से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उसको अलग अलग हम चीज़ों में यूज भी करते हैं, जैसे कि इसको फिलर मटेरियल की तरह यूज किया जाता है पेंट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर और हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर। उसके अलावा इसको इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। और जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है वो भी कसावा स्टार्च से बनाते हैं। फिर बात करें नाइजीरिया, नाइजीरिया जो है ये लीडिंग कंट्री है कसावा प्रोडक्शन के अंदर। जो कसावा का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा नाइजीरिया के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि कसावा इंडिया में सबसे पहले आया कब था। तो कसावा जो था वो पुर्तगालियों ने, जो पोर्टुगीज थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर केरला में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम बात करें जो कसावा है इसको हम रेन फेड भी उगा सकते हैं और इसको इरिगेटेड कंडीशंस में भी उगा सकते हैं। बट इन केरला एंड आंध्र प्रदेश इसको रेन फेड कंडीशन में उगाया जाता है, और तमिलनाडु के अंदर इसको मोस्टली इरिगेटेड क्रॉप की तरह उगाया जाता है। कुछ एरियाज में इसको रेन फेड भी उगाते हैं, बट मोस्टली तमिलनाडु में इसको इरिगेटेड उगाया जाता है और केरला में इसको रेन फेड उगाया जाता है। फिर बात करें इसके अंदर जो येलो कलर होता है इसके कसावा ट्यूबर्स के अंदर, वो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। और पता है हमें बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, तो इसके अंदर विटामिन ए भी मिलता है। फिर बात करें इसके अंदर बिटर प्रिंसिपल, बिटर प्रिंसिपल्स, जो बिटरनेस इसके अंदर होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स की वजह से, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड। ये कुछ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि बीटर प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो बिटरनेस है वो यहाँ पे साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स की वजह से होती है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट तो सारा है बट कुछ जो है पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। फिर बात करें हम इसको साइनोजेनिक पोटेंशियल जो है डिफरेंट कल्टीवर्स का वो अलग अलग रेंज में होता है। सो ये 0.2 मिलीग्राम से 62.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम तक ये हो सकता है। उसके बाद जो पल्प के अंदर HCN एसिड मिलती है वो जनरली 41 मिलीग्राम पर केजी ऑफ पल्प मिलती है। इसके अप्रोक्स में डाटा हो सकता है। सो ये इतनी मिलती है। फिर बात करें इसकी बोटनी के बारे में। सो हमने देखा ये पेरिनियल श्रब है और ये क्या होती है, जो इसके ट्यूबर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। सो जो पेरिनियल श्रब है ये वैसे इसको हम एनुअली उगाते हैं। इसके अंदर 5 से 10 सिलेंड्रिकल ट्यूबर्स एक प्लांट के अंदर बनते हैं और ये क्या है यूफोर्बिएसी की यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी क्या है, इसमें भी लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बात करें लीव्स की, तो जो लीव्स होते हैं वो पामेटली लोब्ड होते हैं, मतलब एक पाम की तरह, हथेली की तरह होते हैं। पामेटली लोब्स में क्या होता है कि एक पॉइंट से ये शुरू होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पामेटली लीव्स और इसके अंदर लगभग 5 से 9 लोब्स हो सकते हैं एक लीव्स के अंदर। 5 भी हो सकते हैं और 5 और 9 के बीच इसके अंदर डिफरेंट लोब्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट जो इसके प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे ये अनप्रोसेस्ड कसावा रूट इस तरह से दिखते हैं। ये है सीड, तो कसावा सीड कैसे होता है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। और नेक्स्ट है इसके अंदर ये फ्रूट्स, तो ये है कसावा के फ्रूट और ये कसावा के ट्यूबर्स हैं, ये हमने देख चुके हैं, ये लीव्स हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम फ्लोरल बायोलॉजी की। सो जो कसावा होता है वो हाईली हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब एक जीन के जो अलील्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो यहाँ पे जो टोएप्यूका है दैट इज हाईली हेट्रोजाइगस एंड इन्फ्लोरेसेंस जो होती है यहाँ पे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। आप सबको पता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, क्योंकि हम अपनी पहली वीडियो जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें हम बहुत बार बता चुके हैं कि रेसिमोस जो होती है उसमें क्या होता है, जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो बेस पे होते हैं और जो यंग फ्लावर्स हैं वो कहाँ होते हैं, टॉप पे होते हैं। तो इसमें मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता है, तो ये है रेसिमोज। और साइमोज जो होते हैं उसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है और साइड ब्रांच ग्रो करती है। ओके, सो ये है साइमोज। अब हम देखें जो टैपियोका है वो मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट है एक ही प्लांट पे, और बाइसेक्सुअल क्या होती है, जो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोनोइसियस का मतलब है एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर है मेल और फीमेल के, और इस वजह से ये क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है। इसकी एक और वजह है कि ये प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो पहले मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर से लगभग 10 दिन पहले ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रोटोगाइनस कंडीशन मिलती है। और जो मेन पोलिनेटिंग एजेंट्स है कसावा के अंदर वो है इंसेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, पोलिनेशन क्या है, एंटोमोफिलस पोलिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, इसमें फीमेल फ्लावर्स वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। और जो फीमेल फ्लावर है वो इन्फ्लोरेसेंस के जैसे कोई भी इन्फ्लोरेसेंस है उसके बेस के ऊपर जो है वहां पे मिलेंगे हमें फीमेल फ्लावर, और जो ये टॉप पे होते हैं ये होते हैं मेल फ्लावर। तो यहाँ पे हम इस इन्फ्लोरेसेंस में देख सकते हैं ये क्या है, मेल फ्लावर्स है सारे। ओके, और जो इसका बेस होगा वहां पे कुछ हमें फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि फीमेल फ्लावर्स जो है वो 10 दिन पहले ओपन हो जाते हैं मेल एंथेसिस के। अब बात करें स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बारे में, तो जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है वो लगभग सुबह मॉर्निंग के अंदर 6:30 AM पे शुरू हो जाती है रिसेप्टिविटी, और वो लगभग दोपहर में 2:30 बजे तक ये रिसेप्टिव रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस टाइम पे पोलिनेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हमने बात करी थी कि जो मेल फ्लावर्स वो है वो टॉप पे है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने फीमेल फ्लावर्स क्या दिखा रखे हैं वो
बेस पे है, एक इन्फ्लोरेसेंस के बेस के ऊपर है फीमेल फ्लावर्स। ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है, फीमेल फ्लावर, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल फ्लावर। नेक्स्ट बात करें इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटीज। तो आपको इम्पोर्टेंट वेराइटीज इसकी याद होनी चाहिए, इस पे भी एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें जनरली पूछा जाता है श्री हर्षा, ये इम्पोर्टेंट है, ट्रिप्लोइड वेराइटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा श्री सहाय, दिस इज मल्टीपल हाइब्रिड। आपको नाम सबके याद होने चाहिए कि ताकि आप ऑप्शन देख के बता सको कि हाँ ये कसावा की वेराइटी है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ कसावा, तो आपको उसमें से चूज करना होता है। सो ये जैसे श्री विशाखम है, श्री प्रकाश है, श्री जया है। श्री जया और श्री विजय ये दोनों क्या है, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है और टेबल पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके अलावा जैसे श्री रेखा है, श्री प्रभा है, ये दोनों ही अपलैंड के लिए और लो लैंड के लिए दोनों के लिए है। उसके अलावा है श्री पद्मनाभा, MV-D1, M4, CO1, CO2, CO3 एंड CO4। ये CO वाली है, ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी जो है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां से रिलीज हुए हैं, कोयम्बटूर से। उसके अलावा वेराइटीज है इसकी श्री अतुल्या, श्री अपूर्वा, दोनों ही ट्रिप्लोइड हाइब्रिड है ये, और दोनों ही CTCRI जो है, CTCRI है त्रिवंतपुरम में केरला के अंदर, तो वहां से रिलीज हुए हैं। उसके अलावा है श्री रेखा, श्री प्रभा और श्री पद्मनाभा, और श्री पवित्रा है, श्री स्वर्णा है, इंदिरा कसावा 2। तो ये है वेराइटीज, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है कसावा की, जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रोपोगेशन की। सो प्रोपोगेशन में इसमें जनरली हम दो मेथड्स यूज करते हैं, तीसरा मेथड भी है जिसमें हम सीड का यूज करते हैं। तो पहले हम दो मेथड्स की बात करते हैं। सो एक है ट्रेडिशनल तरीका, मतलब पुराने समय से जो चला रहा है, उसमें क्या करते हैं, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की स्टेक्स लेते हैं, यानी हम उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये स्टेक्स लेते हैं, और इसका हम 15 to 30 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं जनरली। सो हम इस स्टेक्स को लेके इसको हम वेजिटेटिवली इसको ग्रो करते हैं, बट यहाँ पे दो ड्रॉबैक्स आते हैं। पहला है कि कसावा मोजेक डिजीज, जो कि बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंट डिजीज है, जो बहुत लॉस करती है इसके अंदर, कसावा मोजेक डिजीज, उसका स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा होता है। उसके अलावा है लो मल्टीप्लिकेशन रेशियो, लो मल्टीप्लिकेशन रेशियो होगा तो न्यू वेराइटीज को रिलीज होने में भी डिले होता है। सो उसको करेक्ट करने के लिए इसमें एक नई टेक्निक बनाई गई है, दैट इज मिनी सेट टेक्निक। मिनी सेट टेक्निक है वो डेवलप की गई है CTCRI के द्वारा ही डेवलप की गई है। इसमें क्या होता है कि हम स्मॉल सेट्स लेते हैं, लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर के सेट्स लेते हैं, जिसमें 2 नोड्स होते हैं। 2 नोड्स क्या है, ये स्टैंडर्ड है कि 2 नोड्स वाली जो है वो हम मिनी सेट टेक्निक के अंदर लेंगे। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय CTCRI, ओके। और ट्रेडिशनल तरीके के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर की हम स्टेक्स लेते थे, तो उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे सिर्फ 2 नोड्स की लेंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें जनरली फार्मर ये मान के चलते हैं कि जितनी लंबी हमारी स्टेक होगी, उससे क्या होगा कि जो प्लांट ग्रो करेगा उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। बट इसका जो मिनी सेट टेक्निक है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई बर्ड ग्रो कर जाती है, मान लिया कि कोई भी स्टेक है, मान लिया ये स्टेक है, जब भी कोई बर्ड ग्रो करती है तो वो ग्रो करने के बाद वो अपने आप ग्रो करने लग जाती है, उसको मदर प्लांट की जरूरत नहीं रहती। तो ये उस प्रिंसिपल पे बेस है मिनी सेट टेक्निक। सो इसमें क्या करते हैं, रेजिंग 2 बर्ड मिनी सेट इन नर्सरी, हम नर्सरी के अंदर इसको 1 मंथ पहले हम इसको रेज कर लेते हैं मिनी सेट्स को ट्रांसप्लांटिंग के बाद, और ये हमें दोनों ही प्रॉब्लम से बचाता है। डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, और जो मल्टीप्लीकेशन रेशियो है वो भी यहाँ पे हाई हो जाता है। जो ट्रेडिशनल के अंदर मल्टीप्लीकेशन रेशियो है वो लगभग 1:10 है, और यहाँ पे है 1:60, तो ये उसके कंपेरिजन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रेशियो बहुत ज्यादा है। फिर हम बात करें अंडर रेन फेड कंडीशंस में, हम मिनी सेट्स को लगा सकते हैं जब बारिश आना शुरू हो जाए, ऑन सेट ऑफ रेन्स, तो हम इसको लगा सकते हैं। और इरिगेटेड कंडीशंस में भी हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं,
बट इरिगेटेड कंडीशन से हम इसको थ्रू आउट द ईयर हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो ट्रांसप्लांटिंग है उसको हम रिजेस के ऊपर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर हाइट जो है रिजेस, और उसमें स्पेसिंग हम ले सकते हैं 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। जो मिनी सेट्स हैं लगभग 50,000 मिनी सेट जो है वो हम 1 हेक्टेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग हमें 50,000 मिनी सेट्स की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है इसमें, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मिनी सेट से प्रोड्यूस किया है, और ये एक बर्ड कैसे स्प्राउट हो रखी है वो इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट बात करें प्लांटिंग टाइम्स और मेथड्स। सो प्लांटिंग टाइम हम बात करें तो जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं इरिगेटेड कंडीशंस में तो हम थ्रू आउट द ईयर लगा सकते हैं। अब रेन फेड कंडीशंस कब आती हैं? सो रेन फेड क्रॉप को हम लगभग अप्रैल मई के अंदर लगा सकते हैं, और विद द ऑनसेट ऑफ द प्री मानसून शावर्स। तो अप्रैल मई में प्री मानसून शावर्स हम इसमें लगा सकते हैं उसको। फिर जो नेक्स्ट बेस्ट टाइम है उसके अलावा तो अगस्त सितंबर में हम इसको लगा सकते हैं विद द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मानसून शावर्स। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, बट उनके अंदर यील्ड के अंदर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू हम सोइल के टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। जैसे जो लाइट टेक्सचर सोइल है वहाँ पे हम जनरली फ्लैट मेथड यूज कर सकते हैं, हैवी टेक्सचर में हम माउंट मेथड यूज करते हैं, और इरिगेटेड कंडीशन में हम रिच एंड फ्लो मेथड हम यूज करते हैं। तो ये है डिफरेंट प्लांटिंग टाइम और मेथड्स। अब हमने डिफरेंट प्लांटिंग मेथड चूज किए हैं, उसके अलावा हम कैसे अपनी जो हमारी स्टेक है उसको कैसे लगाते हैं वो भी हमें देखना पड़ता है कि कैसे हम स्टेक को लगाएं तो जिससे जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो। तो इसमें तीन डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होते हैं वर्टिकल पोजीशन, जिसमें हम 90 डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं ग्राउंड से, और एक होती है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो ग्राउंड पे हम बिल्कुल हॉरिजेंटली लगाते हैं, और एक होती है इसकी स्लांटिंग। स्लांटिंग में क्या होता है, जिसको हम 45 डिग्री ग्राउंड से हम इसको 45 डिग्री हम इसको लेते हैं। ओके, सो इन तीनों के अंदर सबसे जो अच्छा है, जो जब से यूनिफॉर्म फॉर्मेशन करता है वो है vertical method. So vertical method is good over all the three methods. So vertical planting results in more uniform formation of callus tissue around the cut surface, and it helps in uniform distribution of the tuber, forming roots all around the base of the plant. तो vertical method है उसको हम यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट इसको प्रॉपर करेगा बाकी अदर मेथड से। जनरली जो है अभी मिनी सेट टेक्निक है या फिर जो भी जो सीड्स की है इसके, वो फार्मर्स ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। जो कॉमर्शियली अभी भी जो प्रोपोगेशन होता है वो स्टेम कटिंग से होता है। ठीक है, जो स्टेक्स हम यूज करते हैं उसके द्वारा है मेनली कॉमर्शियल प्रोपोगेशन यहाँ पे होता है। फिर बात करें आइडियल टेम्परेचर जो है कसावा के लिए, जो जो स्प्राउटिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है इसका 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, फिर हम बात करते हैं इसमें TCS। जैसे ट्रू पोटैटो सीड होता है उसी तरह ट्रू कसावा सीड्स होता है। ट्रू कसावा सीड जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले डेवलप हुई थी CTCRI में ही, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किए थे सीड्स। और जो TCS का सीड रेट होता है वो लगभग होता है 1.5 kg पर हेक्टेयर। अब इसकी वायबिलिटी के बारे में बात करें तो वायबिलिटी जो होती है सीड्स की वो लगभग 8 मंथ तक होती है। ठीक है, जो 8 मंथ तक वायबल रहते हैं ये, और जो डोरमेंसी होती है इनकी वो 3 से 4 मंथ की होती है। सो जब हम सीड हार्वेस्ट करते हैं तो वो 3 से 4 मंथ तक लगभग उसमें क्या होती है, डोरमेंसी होती है। फिर बात करें इसमें हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सो जो कसावा होती है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है, लगभग 10 से 11 मंथ इसमें लग जाते हैं प्लांटिंग से इसकी हार्वेस्टिंग तक। सो इसमें 2 टाइप्स की हम वेराइटीज देख सकते हैं, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है और एक होती है लॉन्ग ड्यूरेशन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज होती है वो 6 से 7 मंथ के अंदर भी उनकी हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उनकी 10 से 11 मंथ के अंदर हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम हार्वेस्टिंग में डिले कर देते हैं तो इसके अंदर कुकिंग क्वालिटी और जो स्टार्च की क्वालिटी है वो डेटेरियोरेट हो सकती है।
फिर हम बात करें जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, वो लगभग 35 से 40 टन प्रोड्यूस करती हैं पर हेक्टेयर, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेती हैं, इन 10 to 11 मंथ्स। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं वो 6 से 7 मंथ के अंदर 28 से 30 टन पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो इसमें टोटल प्रोडक्शन होता है कसावा का, उसमें लगभग जो 70% इसका प्रोडक्शन है वो फूड की तरह इसको हम यूज करते हैं जनरली। इसको बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, हम बात कर रहे थे अल्कोहल के लिए या फिर प्लास्टिक के लिए, उन सबको छोड़ के 70% जो है वो इसको फूड की तरह डायरेक्टली या फिर प्रोसेस फॉर्म में हम यूज करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखें, इसमें स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग हम यूज करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग हम किस में करते हैं, या फिर कसावा के अंदर हम किस टाइप की हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग का मतलब है एक ही टाइम पे हम हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, उसको हम पार्ट्स में करते हैं ताकि उसको हमें कंटिन्यू से प्रॉफिट मिलता रहे, और ये भी कह सकते हैं कि हम मार्केट के अंदर उसकी डिमांड को उसकी सप्लाई को हम पूरा कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो हम एक बार इसके अंदर डायरेक्ट हम इसको हार्वेस्ट ना करके इसको हम अलग अलग पार्ट्स में हार्वेस्ट करते हैं। जैसे स्टैगर्ड प्लांटिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग डेट्स पे प्लांटिंग करते हैं। उसी प्रकार स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग है। इसमें हमने देखा था कसावा मोजेक डिजीज जो है वो इम्पोर्टेंट डिजीज है इस क्रॉप की, जो कि होती है कसावा मोजेक वायरस से। और जो कसावा मोजेक वायरस है, इसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई, इसको बेमेसिया टेबेसाई कहते हैं। व्हाइट फ्लाई है इसका वेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमें क्यूरिंग की बात करें इसके अंदर, सो क्यूरिंग का टेम्परेचर है लगभग 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसमें 80 से 85%। तो ये क्यूरिंग का टेम्परेचर है, ये भी याद करना है। और सबराइजेशन जो है इसके अंदर, जो स्किन फॉर्मेशन है वो लगभग 1 से 4 दिन के अंदर हो जाता है। फिर बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज जो है कसावा का वो हम कर सकते हैं 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पे, और 85 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इस टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको हम लगभग 6 से 12 महीने के लिए हम वर्टिकल पोजीशन में इसको रखते हैं। वर्टिकल पोजीशन में इसको हम रखेंगे और इसको 6 से 12 मंथ तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सो ये जो हमने पढ़ा, ये था हमारा कसावा के बारे में। सो आई होप कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं एसआरएफ में, तो इसमें हमने वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। थैंक यू।